बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बाबर रवान, आप देख रहे हैं बाबर रवान ऑफिशियल फॉर यू। स्टे 301 लेक्चर नंबर 22, मिड टर्म का ये लास्ट लेक्चर। 1 से 22 तक जो लेक्चर हैं वो मिड टर्म से रिलेटेड हैं और उसके बाद जो है वो फाइनल टर्म, और फिर इनसे 70% जो एग्ज़ाम में है वो फाइनल टर्म एग्ज़ाम के अंदर जो है वो 23 से 45 जो रेंज है वहाँ से आता है एग्ज़ाम में, और 30% जो पेपर है वो आपके प्रीवियस जो 22 लेक्चर होते हैं उनमें से आता है फाइनल में। और मिड टर्म में तो आपको पता है पूरा 1 से 22 तक जो है इनमें से जो पूछ लिया जाता है। जी कंटिन्यू करते हैं। आज बेस थ्योरम के ऊपर बात करेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे, और फिर यहाँ पे चलते चलते हम थोड़ी सी बात जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर भी करेंगे। ये जो थ्योरम है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करता है जो बेस थ्योरम, और कुछ इस तरीके से कहता है कि अगर हमारे पास इवेंट्स हैं, इफ़ इवेंट्स A1 A2 अप टू so on AK फॉर्म आ पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस S। ये पहले डिस्कस हो चुकी है पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस कंडीशन के हवाले से पिछली वीडियो में भी, जिसका मतलब ये है कि AI आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and if B is any other element of S such that it can occur only if one of the AI occur। तो ये पार्टीशंस, और जब पार्टीशन का यूनियन लेते हैं तो वो सैम्पल स्पेस बन जाती है। ये पीछे मैंने आपको बताया था, जब हम पार्टीशंस करते हैं तो वो यूनियन को जो ओवरऑल हमारे जो डेटा होता है उसको ब्रेक करते हैं, स्प्लिट अप करते हैं पार्ट्स के अंदर, और उन्हीं को जब हम दोबारा जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमें यूनियन चाहिए होता है। तो यूनियन जब लेते हैं तो वो सैम्पल स्पेस बन जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर वो कहता है कि अगर ये इवेंट पार्टीशन करते हैं A1 A2, वो उसकी जगह कुछ भी हो सकता है इन सिंपल आई की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। फॉर्म ऑफ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस, अगर वो पार्टीशन फॉर्म करते हैं, अगर यहाँ पे पार्टीशन बनती हैं तो क्या होगा, तो फिर कहता है एंड बी जो है ए पार्टीशन फॉर्म करता है, बी भी एक अदर इवेंट है उसी पार्टीशंस का, सच दैट जो पार्टीशन बन रही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन को क्लियर करें। ए जो है पार्टीशन बनाता है सैम्पल स्पेस की, और बी जो है वो सैम्पल स्पेस का इवेंट है, और वो आकार उस वक्त होगा, उस वक्त वो वकूफ़ पज़ीर होगा जब ओनली इफ़ वन ऑफ द AI अगर ए पार्टीशन बना रहा है सैम्पल स्पेस में, उसकी रेंज चाहे AI जो है वो आई कुछ भी हो अप टू so on AK तक, वो जब पार्टीशन बना रहा है सैम्पल स्पेस की, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की जो हमने बात की थी, और वो यहाँ पे हो रहे हैं, तब क्या है, तब ये है कि बी उस वक्त
अकर होगा, बी उस वक्त अकर होगा जिस वक्त ए की कोई पार्टीशन अकर होगी, ए की कोई पार्टीशन अकर होगी। ए आई से मुराद ये है कि ए का कुछ पार्ट, ए आई अकर मुराद A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है। A1 अगर हो, A2 अगर हो, जब A1 A2 अप टू सो ऑन जितना भी है उनमें से कोई भी एक हिस्सा अगर होता है, कोई पार्टीशन अगर होती है, तो तब जाके बी भी अगर हो। तो यहाँ पे थ्योरम कुछ इस तरीके से कंडीशन बना रहा है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसमें कंडीशन ये हुई आई की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, हम उसको पुट करके भी देखते हैं, और B इज इक्वल टू PAI मल्टीप्लाई बाय B और AI डिवाइडेड बाय समीशन I1 to K, एक से लेकर हम ऊपर जितनी वैल्यू तक जाना चाहें जा सकते हैं, PAI मल्टीप्लाई बाय B और AI। अब इसके अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नीचे जो है डिवीजन के अंदर यहाँ पे सम लिया गया है, टोटल, और ऊपर जो लिया गया है वो उसका एक पार्ट लिया गया है, एक पार्टीशन ली गई है, पार्टीशन को टोटल पे डिवाइड किया गया है। बात समझ आ रही है? ऊपर PAI मल्टीप्लाई बाय B और AI, और नीचे भी यही है, लेकिन नीचे क्या है? सम है, इसके साथ सम है, यानी ये टोटल है, पूरा यूनियन है, यूँ समझ लें यूनियन है, पूरी सैम्पल स्पेस है समझ लें, और ऊपर उसका कुछ हिस्सा है जो अकर हो रहा है, टोटल में से जो अकर हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम एक्सटेंशन दें, अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करें तो आई की जगह 1, जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और फिर इसको कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये नीचे जो PAI और B इज इक्वल टू PAI मल्टीप्लाई बाई B और AI, वही ऊपर जो है, लेकिन नीचे उसका ऊपर देखें, ऊपर वही है जो ऊपर वाले फार्मूले में है, वही है, चेंजिंग कुछ नहीं आई। नीचे चेंजिंग आई है तो नीचे क्या चेंजिंग? नीचे भी कुछ चेंजिंग नहीं है। नीचे मतलब ये है कि वहाँ पे समीशन A1 to K था, उसकी रेंज 1 to K तक रखी हुई थी, तो यहाँ पे हमने उसको सेपरेट कर दिया थोड़ा सा, 1 वाले प्लस 2 वाले अप टू सो प्लस K वाले, ये रेंज हमने शो कर दी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बताने का मकसद ये है कि हम इस फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम वैल्यू रखते हैं K की 2, K की वैल्यू 2 रखते हैं, तो K की वैल्यू 2 मतलब 1 से शुरू होकर 2 तक जाना है। रेंज क्या है? समीशन I इज इक्वल टू 1 to K। तो यहाँ पे हमने जाना है 1 से लेके 2 तक। जब K की वैल्यू 2 होगी तो 1 से 2 तक, K की वैल्यू 10 होगी तो 1 से 10 तक जाना है आपने। और 1 से 10 तक कहाँ पे जाना है? ऊपर वाले में उसकी वैल्यू रखनी है I की, वही 10, नीचे आपने उसको एक्सपेंशन करनी है। अब K2 के मिसाल के तौर पे अगर हम K2 ले रहे हैं तो अब क्या है एक्सपेंशन यहाँ पे देखें, अब K2 पुट किया आपने, तो K2 से मुराद ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और B वो हमने लिखी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 और B, 2 तक जाना है ना, 1 से 2 तक जाना है,
तो दोनों का A1/B का हमने फार्मूले में A1/B आई की जगह 1 लिख दिया, और 2/B में हमने आई की जगह 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे हमें रेंज दी हुई थी, वैल्यू हमने यहाँ पे ये देखें, ये एक A1 के लिए A1/B, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, और नीचे हमने जाना है कहाँ तक, 2 तक। तो ये देखें, ये 2 तक गए हुए हैं, तो इससे ऊपर हमने नहीं जाना जो रेंज है। सवाल दिया हुआ है, इन अ डेवलप्ड कंट्री वेयर कार्स आर टेस्टेड फॉर द emission ऑफ pollutants, 25% ऑफ ऑल कार emit एग्रेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट। यहाँ आलूदगी का जिक्र हुआ है कि 25% जो है वो कार हैं जो हैं वो आलूदगी के कर रही हैं, और जब टेस्ट हुआ है कि 99% कार जो हैं emit excessive amount of pollutants will fail, but 70% of the cars do not emit excessive amount of the pollutant will also fail। तो भाई जो आलूदगी के बायस बन रही हैं वो भी, और जो नहीं बन रही हैं वो भी, ये दोनों यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, असल जो बात है वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार that fail the test actually emit excessive amount of pollutants। तो हमारे पास जो आई हैं परसेंटेज है और कार्स है। ठीक है जी, A1 denote the event that it emits aggressive amount of pollutants। ये हमने लेट किया कि वो जो आलूदगी के बायस बन रही है ज़्यादा मकदार में, वो उनका स्मोक बन रहा है। लेट A2 denote the event that does not emit the excessive amount of pollutants। ये दो A1 और A2 हमने यहाँ पे क्लियर की। ये पार्टीशन हमने करनी थी, पार्टीशन का जिक्र है ना, A1 A2 इसलिए, वरना लेट हम A करते, A लेट करते तो एज ए होल होता। A1 A2 इसका मतलब ये हमने उसकी पार्टीशन की हुई है। ठीक है, आल्सो लेट B डिनोट द इवेंट दैट द कार फेल द टेस्ट। आप देखें यहाँ पे एज ए होल है, A1 के पार्टीशंस नीचे, B का जो है वो एज ए होल। अब ये हमारा फार्मूला है जिसके अंदर हमें पता चल गया है हमारे पास जो दो हैं वैल्यूज़, A1 है और A2 है। ये हमने फार्मूले के अंदर पुट करनी है। A1 यानी 1 पुट करने हैं और 2 पुट करने हैं। और जब 1 पुट करेंगे A1 और B जा सकते हैं 2 तक, जा सकते हैं 2 तक। ये यहाँ पे के 2 है, 1 2 हमने इसको पार्टीशन की है ना, हमने पार्टीशन 2 की है तो 1 और 2 है। तो P A मल्टीप्लाई बाई B और A, उसके साथ जो 1 है तो 1 फार्मूला लगा हुआ है। और जाना नीचे समीशन में हमने 2 तक जाना है, ऊपर हमने वही ओरिजिनल रखना है। A1 हमारे पास 25% मीन 0.25 और 75% जो है A2 है मीन्स 0.75। 25% अगर आपको मालूम है तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। आप 100 में से ज़ाहिर है
25 हैं तो 25 निकल जाते हैं तो 75 बचता है। तो पॉइंट में लेके जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं परसेंटेज के लिए। PB और A1 99% ऊपर बात हो चुकी है। ये दूसरा है। तो 99% को जो परसेंटेज भी हम उसको लेके जा रहे हैं तो पॉइंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो पॉइंट जो है ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। व्हेन टेस्टेड 99% ऑफ ऑल कार दैट एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो ये हमारे 99 और A2 हमारे पास PB और A2 0.17 ये हो गया। अब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं। ये तमाम डेटा ऊपर दिया हुआ है, फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू पुट की, आंसर हमारे पास 0.66 है। ठीक है जी। तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार विच फेल द टेस्ट एक्चुअली एमिट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। दूसरी जो है फैक्ट्री वाली मिसाल जो है, इसको आप खुद करने की कोशिश करें, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसको कोशिश करनी है हल करने की। ये इस तरह के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ये दूसरी मिसाल जो। अब रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल को पूरा तो सॉल्व मैं नहीं करवा सकता, वो एक मैंने करवा दी है, दूसरी आप खुद करें। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी whose value is determined by the outcome of a random experiment is called a random variable। रैंडम वेरिएबल वो क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू को एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉस 3 dice together and let x denote the number of head, and then random variable x consists of the value 0, 1, 2 and 3। 3 टॉसेज हैं। x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ, वो उन्होंने कहा डिस्क्रीट के आगे आ रहा है कॉन्सेप्ट, जो आपका लेक्चर नंबर 23 है। इसी तरीके से एक बायोलॉजिस्ट है जो इंटरेस्टेड है कि वो पेटल्स जो हैं उनके ऊपर वर्किंग करें, फूल की पत्तियां लेके कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, तो वो जो है वो पत्तियां तोड़ लेता है या फूल तोड़ता है तो उसकी पत्तियां अलग अलग करके रखता है, जो भी है वो उसका अपना। कहने का मकसद ये है, यहाँ पे हर नंबर की अपनी प्रोबेबिलिटी है। जो नंबर वो सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे सिलेक्शन है ना, नंबर की सिलेक्शन है। रैंडम वेरिएबल में नंबर की सिलेक्शन है। आपने एक चुना, आपकी मर्जी है, उसके बाद 3 चुनने, उसके बाद 7 चुनने और उसके बाद 11 चुनने।
तो रैंडमली आप पिक करते हैं डेटा को, तो हर नंबर की अपनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि सपोज दैट अपॉन ऑब्जर्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स से 1000 फ्लावर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज द फॉलोइंग रिजल्ट और ऑब्टेन। देखें जी, ये उसने जो है डेटा उठाया है, नंबर ऑफ पेटल्स जो हैं और फ्रीक्वेंसी 3 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 मरतबा वो पिक हुआ, तो ये टोटल 1000 है। अब हम इसका px मालूम करते हैं, तो px मालूम करने के लिए हमारे पास x3 था और उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी हमारे पास 50। हमने इसको डिवाइड किया और डिवाइड किया है जब, तो टोटल के साथ हमारे पास आंसर आया है 0.05। ये हो गई प्रोबेबिलिटी जब x आपके पास 3 था, जिसको आपने x1 नाम दिया हुआ, और जब 4 था तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी 10 हो गई, ठीक है जी, 10 हो गई। आइए देखते हैं ऊपर क्या है जी, बिल्कुल 100 है तो इसकी 0.10 0.10। इसी तरीके से 200 है तो 1000 से डिवाइड करें 0.20, और 300 को 1000 से 0.30। तो ये हम 1000 से इसको डिवाइड करते गए जो ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, और ये पॉइंट, ये सब को जमा करने से हमारे पास जवाब आना चाहिए, वो आना चाहिए 1। ये बात है सोचने वाली भाई। क्यों 1 आना चाहिए? क्योंकि इसकी रेंज 0 से 1 है। 0 से 1 के दरमियान आंसर आया तो ठीक है, 0 से 1 के दरमियान अगर आंसर नहीं आ रहा, 1 से पॉइंट भी ऊपर जाता है तो आंसर पहले भी बताया कि गलत हो जाएगा। जब आप प्रोबेबिलिटी में लेके जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में आपने जो ऊपर लिखा हुआ था 50, 100, 200, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो उसका आकार होना है कि कितनी दफ़ा कोई चीज़ आकार हुई। आपने 3 नंबर x = 3 वो अगर पिक किया तो वो आपने 50 मरतबा पिक किया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई चीज़ कितनी मरतबा इस्तेमाल में आई इस एक्सपेरिमेंट के अंदर या प्रोबेबिलिटी के अंदर। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी 4 लिख रहे हैं, ए की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसका मतलब है 4 ए आए थे जब हमने डेटा पिक किया था। जब हमने डेटा पिक किया तो ए 4 आए थे। एक्स की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसका मतलब है कि एक्स जब हमने डेटा पिक किया तो हमारे पास 4 एक्स आए थे। हेड की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका मतलब है जब हमने रैंडम वेरिएबल लिया उस वक्त हमारे पास हेड 4 आए थे। ये होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी मरतबा आई डजेंट मैटर, वो वहाँ पे अलग, वो डेटा की कैलकुलेशन है। वो डेटा का आपने फर्स्ट टाइम उसको उठाया है और आपने अपने डेटा एक फॉर्म में लाया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे जब आप fx लिखते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी है x की, लेकिन फंक्शन के साथ। फंक्शन कौन सा है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन के साथ उन्होंने हमें पाबंद कर दिया है। पाबंद ये कर दिया है कि हमारा जवाब 0 से 1 के दरमियान आना चाहिए। फिर हमने इसको क्या किया था, उस 1 लाने के लिए 50 को 1000 से टोटल से हमने डिवाइड किया था, तो पॉइंट में आंसर आए थे। ये पॉइंट में जो आंसर आए इनको जमा किया हमने, तो हमारे पास आंसर 1 आया जी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू PXI लेस देन इक्वल टू 1। 0 से 1 रेंज है और XI उसमें कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, XI के ऊपर नहीं। XI 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, लेकिन जो रेंज है, लिमिट जो है यहाँ पे शुरू हो रही है 0 से 1, ये लिमिट आपकी। और दूसरी बात ये हमने पीछे बात की थी कि सैम्पल स्पेस 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी समीशन PXI इज इक्वल टू 1। ये आपकी वही सैम्पल स्पेस S है, S इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, पिछली वीडियो में हमने कहा था। तो ये समीशन PXI जो है ये वही S है, ये सैम्पल स्पेस ही है, लेकिन सैम्पल स्पेस किसकी है, इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन की है। ठीक है, यहाँ x को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल इज नाउन एज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम x को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। डिस्क्रीट का आपको पता है ना, गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे गैप होगा। रैंडमली जब पिक करेंगे तो गैप आएगा, तो वो डिस्क्रीट होगा। वैल्यूज़ के दरमियान गैप होगा। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम नीचे ये मिसाल, इसको ये आ गया ग्राफ की सूरत में, ये आ गया। हमने प्रोबेबिलिटी ली है और नंबर ऑफ पेटल्स ली हैं। ये मीन मालूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये पॉपुलेशन मीन्स, यस, सैंपल मीन इसको भी कहते हैं, सैंपल मीन। ठीक है जी, ये मालूम कि ये वो काम है जो पीछे आपने किए हुए हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी आपके कुछ लेक्चर 11 है या 10 है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की कंप्यूटेशन बताई हुई है, वही फार्मूला है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, फार्मूले के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक टेबल बनाना पड़ता है। अब इसके बाद जो है कोफिशिएंट है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। जो उसके अंदर वेरिएशन हुई है, जितना वेरी हुआ है डेटा, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप ऐसे मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास आया हुआ है XI और FXI। ठीक है जी, ये हमें दिया हुआ है
इसमें पहला ऑप्शन है कि पी असम दैट इज़ ग्रेटर दैन 8, तो पी एक्स ग्रेटर दैन 8, तो 8 से ऊपर कितने हैं हमारे पास, ये 12 तक गया हुआ ऊपर, एक्स की जो वैल्यू है 12 तक है। तो हम इसको लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 12 लास्ट है। और उनकी वैल्यू जो है हम उठाएंगे 9, 10, 11, 12। उनके सामने क्या वैल्यू आ रही है, 9 के सामने 4/36 आ रहा है, 10 के ओवर 3/36 और 11 के सामने जो है 2/36, 12 के सामने 1/36। वो हमने वैल्यू लिखी और उनका टोटल मालूम कर लिया। ये सवाल है। ग्रेटर देन 5 है तो इसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाना है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, बट लेस देन आर इक्वल टू 10, तो आपने 6 से 10 तक जाना है। या सॉरी, ग्रेटर देन 5 है जी, बिल्कुल ग्रेटर देन 5 है तो अगला नंबर 6 ही आएगा। 6 से लेकर 10 तक आपने जाना है और उनके सामने कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यूज़ दी होंगी फंक्शन की वो आपने पुट करनी है। उस तरीके से आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। इसके अंदर हल्की सी चेंजिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो चेंजिंग क्या है, एक्स आपको ऊपर दिया हुआ है, उसका फंक्शन आपको दिया हुआ है, वो स्मॉल फंक्शन था। जब अब आपके पास एफ एक्स आई, वो भी दोनों है एफ एक्स आई हैं, लेकिन ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो फंक्शन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहा जाता है, CFD, और वो है ये CFD। अब इसमें क्या होता है कि 1/36 पहली वैल्यू है वो वही रहेगी, दूसरी जो है वो 3/36 हो जाएगी, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे वैल्यू है वो 2/36 है, उसमें पिछली वाली वैल्यू जो 1 है वो ऐड हो जाएगी तो 3 हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे 3 है और उसमें पिछली वाली 3 ऐड हो जाएगी तो 6 हो जाएगी। और इसी तरीके से जो है 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4/36 है और उससे पिछली जो वैल्यू हमारे पास आई है 6 आई है, तो 4 + 6 = 10। इस तरीके से प्रीसीडिंग जो वैल्यू होगी वो इसमें ऐड होती जाएगी। तो आंसर आखिर में 36/36 वो भी 1 आएगा। आंसर 1 आना चाहिए, तो 36/36 = 1 आ गया आंसर। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह निगहबान।